नमस्कार मित्रों, मैं अली मोहम्मद अली ग्रेविटी चैनल में आपका आज फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे वाच। दोस्तों, आज वाच को पढ़ेंगे। यदि वाच को पढ़ने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट कर कर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वाच के बारे में। दोस्तों, ये वाच्य होते क्या हैं? आपने देखा ही होगा कि मैं किस तरीके से समझाता हूं, और नहीं देखा है तो देख लें कि ये वाच्य है क्या। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं वाच्य का मतलब होता है कहा गया। वाच्य का मतलब क्या होता है? कहा गया। वाच्य का मतलब ही कहा गया होता है। अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो हम कह सकते हैं जिन शब्दों से किसी वाक्य में कर्ता कर्म भाव की प्रधानता का बोध होता है उसे ही वाच्य कहते हैं। परिभाषा इसकी लिख सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी वाक्य में हमें यह पता चले कि कर्ता कर्म भाव में से किसकी प्रधानता का बोध किया जा रहा है उसे ही वाच्य कहते हैं। तो दोस्तों, इसकी परिभाषा लिख लो। जिन शब्दों से यह पता चलता है कि किसी वाक्य में पता चलता है कि वाक्य में कर्ता कर्म भाव की प्रधानता का बोध हो रहा है उसे ही वाच्य कहते हैं। उसे ही वाच्य कहते हैं। दोस्तों, जिन शब्दों से यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता कर्म भाव की प्रधानता का बोध हो रहा है उसे ही वाच्य कहते हैं। दोस्तों, क्लियर कर लेना कि हमें जब यह पता चले कि कर्ता कर्म भाव में से किसकी प्रधानता का बोध हो रहा है उसे ही हम वाच्य कहते हैं। तो दोस्तों, अब हमारी बात यह आती है, ये तो मालूम हो गई कि कर्ता कर्म और भाव की प्रधानता का बोध होगा। इसी आधार पर वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों, लिख लेना, वाच्य के 3 भेद होते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 आता है तुम्हारा कर्तवाच्य। यही देख लो, कर्ता और कर्म और भाव। शॉर्ट में भी बता सकते हैं, जिन शब्दों से कर्ता कर्म भाव की प्रधानता का बोध होता है उसे ही वाच्य कहते हैं। नंबर 1 आता है कर्तृवाच्य। नंबर 2 आता है कर्मवाच्य। नंबर 3 आता है भाव और वाच्य। तो दोस्तों, ये भी क्लियर कर लेना कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो क्लियर हो रहा होगा दोस्तों, गर्मी बहुत है। तो देखो दोस्तों, अब हम एक एक करके क्लियर करेंगे कि कर्तवाच्य किसे कहते हैं, कर्मवाच्य किसे कहते हैं और भाववाच्य किसे कहते हैं। तो लिख लेना कि जिन शब्दों से यह पता चले कि कर्ता कर्म भाव में से किस चीज की प्रधानता का बोध हो रहा है उसे ही वाच्य कहते हैं। परिभाषा लिख लेना कि जिन शब्दों से यह पता चले कि कर्ता कर्म भाव में से किसकी प्रधानता का बोध हो रहा है उसे ही वाच्य कहते हैं। और वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पढ़ेंगे कर्तवाच्य। नंबर 2 कर्मवाच्य और नंबर 3 भाववाच्य। तीनों पढ़ेंगे, लेकिन
अब पढ़ेंगे पहले नंबर कर्तवाच्य। दोस्तों ये कर्तवाच्य किसे कहते हैं? तो परिभाषा याद रख लेना कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो उसे ही कर्तवाच्य कहते हैं। अब बात यह आती है दोस्तों कि कर्तवाच्य होता किस वाक्य में है। जैसे मैंने लिख दी राम खाना खाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो दोस्तों आपके लिए तो पता ही है कि मैं ज्यादा फालतू बातें नहीं करता, सिर्फ पढ़ाई के मतलब की बातें करता हूँ। देखो राम खाना खाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्तवाच्य है। कैसे है कि इसमें कर्ता की प्रधानता का बोध हो रहा है, राम खाना खाता है। लेकिन आपके लिए क्लियर नहीं हो रहा होगा इस तरीके से कि कैसे पहचान करें कि कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता। तो दोस्तों याद रखना, जहां कहीं पर भी मैंने तुम्हें क्रिया पढ़ाई थी, जिस वाक्य में सकर्मक और अकर्मक क्रिया हो, मतलब जब सकर्मक क्रिया आएगी तब भी कर्तवाच्य होगा और अकर्मक क्रिया आएगी फिर भी कर्तवाच्य होगा। याद रखना, सकर्मक क्रिया आ जाए, सकर्मक क्रिया हो और या हो अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो दोस्तों याद रखना, चाहे तो हो सकर्मक क्रिया और चाहे हो अकर्मक क्रिया, लेकिन दोनों में वाच्य कौन सा होता है? कर्म, वो कर्तवाच्य होता है। राम खाना खाता है, तो दोस्तों खाना क्या है? कर्म, और खाता क्या है? क्रिया। तो मतलब जिस वाक्य में कर्म आता है वह कौन सा होता है? हमारा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का उदाहरण है तो क्या है ये? कर्तवाच्य। अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि रीता हंसती है, हंसती है, तो दोस्तों कौन सा वाच्य है? अकर्मक क्रिया आई है। अकर्मक क्रिया है तो फिर भी कौन सा है? कर्तवाच्य। याद रखना, चाहे तो हो अकर्मक क्रिया और चाहे हो सकर्मक क्रिया वाक्य में, लेकिन वाच्य अपना कर्तवाच्य होगा, क्योंकि ये वाक्य कर्ता के अनुसार होते हैं। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है उसे हम कर्तवाच्य कहते हैं। तो दोस्तों इसमें ये राम जो है कर्ता है और कर्ता की इसमें प्रधानता का बोध हो रहा है। रीता हंसती है, कौन हंसती है? रीता। तो मतलब रीता की प्रधानता का बोध हो रहा है। तो दोस्तों याद रखना, ऐसे राम खाना खाता है, कौन खाना खाता है? राम खाना खाता है। तो दोस्तों जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता हो वही क्या होगा? हमारा कर्तवाच्य होगा। और याद रखने के लिए है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के जितने बार उदाहरण होते हैं उनमें कर्तवाच्य होता है। और भी देख लो दोस्तों, और हाँ एक पहचान और, कर्तवाच्य की अगर पहचान करनी है तो कौन लगाकर प्रश्न करते हैं, कौन या किसने, कौन या फिर किसने, इन्हें लगाकर प्रश्न करो, कर्ता की प्रधानता मिलेगी। राम ने खाना खाया, राम खाना खाता है, कौन खाना खाता है? राम। तो क्या आएगा? कर्तवाच्य। रीता हंसती है, कौन हंसती है? रीता। या फिर और देख लो उदाहरण, राजीव पत्र लिखता है, पत्र लिखता है। तो दोस्तों राजीव पत्र लिखता है, कौन पत्र लिखता है? राजीव। तो इसमें इसकी प्रधानता है। अगर ऐसे ना पहचान करो तो याद रखोगे कर्म आया है और कर्म आने पर क्या होता है कि क्रिया कर्म के अनुसार नहीं है, फिर ये किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार। लेकिन कर्म आने पर ये क्रिया सकर्मक क्रिया बन जाती है। सकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म पाया जाए वह सकर्मक क्रिया, और सकर्मक क्रिया के वाक्य के लिए कर्तवाच्य कहते हैं और अकर्मक क्रिया के भी। तो दोस्तों हाँ, अब इसके बाद आता है और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक एक पॉइंट क्लियर करते रहना, बात कोई ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। देखो इतनी तो तुम्हारी बात समझ में आ गई कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के उदाहरण कर्तवाच्य के होते हैं। और हाँ, अगर ने विभक्ति आ जाए वाक्य में, ने विभक्ति आने पर भी, विभक्ति
आने पर वाक्य कर्म के अनुसार होता है। कर्म के अनुसार होता है। दोस्तों याद रखना, वाक्य में ने विभक्ति आने पर वाक्य कर्म के अनुसार होता है, होता है। लेकिन वाच्य फिर भी कर्त ही होता है, कर्तृवाच्य ही होता है। दोस्तों याद रखना, अगर वाक्य में ने विभक्ति आ जाए तो वाक्य तो कर्म के अनुसार होगा, लेकिन वाच्य उसमें कर्तृवाच्य ही होगा। दोस्तों एक एक पॉइंट क्लियर कर लो। देखो जैसे आ जाए, रीता ने खेल खेला। दोस्तों देख लेना, रीता ने खेल खेला, तो वाक्य में ने विभक्ति आई है, लेकिन ने विभक्ति आई है तो वाक्य तो अपना कर्म के अनुसार हो गया। समझ में आ रहा है ना, वाक्य किसके अनुसार हो गया, कर्म के अनुसार, लेकिन वाच्य फिर भी कर्तवाच्य है। दोस्तों यहां देखो, वाक्य में क्रिया कौन सी है, सकर्मक। राम ने खेल खेला सकर्मक क्रिया है, लेकिन फिर क्रिया छोड़ो, कौन और किसने लगाकर बताया था मैंने, राम ने खेल खेला, किसने खेल खेला, राम ने, मतलब रीता ने खेल खेला, किसने खेला, रीता ने। तो रीता की प्रधानता है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है वहां कर्तवाच्य होता है। तो दोस्तों किसने खेल खेला, रीता ने खेल खेला। यहां और आ जाए, जैसे राम ने चावल खाए, चावल खाए, किसने चावल खाए, राम ने चावल खाए, तो मतलब राम की प्रधानता का बोध हो रहा है। तो याद रखना दोस्तों, कौन और किसने लगाकर प्रश्न करना है। राजीव आगरा जाता है, तो वो वहां पर क्या है, वाक्य सकर्मक क्रिया का है, लेकिन कहाँ जाता है वो मत लगाना, जैसे कौन और क्या लगाकर ही प्रश्न करेंगे। तो दोस्तों जिस वाक्य में सकर्मक क्रिया पाई जाए वो भी, और अकर्मक क्रिया पाई जाए वो भी वाक्य कर्तवाच्य होते हैं। और कौन और किसने लगाकर ज्यादातर प्रश्न करके देख लेना, और यह तुम्हारे समझ में आ ही गया होगा। ने विभक्ति आने पर वाक्य कर्म के अनुसार होता है, लेकिन वाच्य कौन सा होता है, उसमें कर्तवाच्य होता है। नोट करके लिख लेना। तो दोस्तों अगले पॉइंट पर चलते हैं। क्लियर हो गया होगा ये, तो उदाहरणों से ही क्लियर कर लेना। कर्तवाच्य, कर्तवाच्य के बाद आता है अपना कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। दोस्तों कर्मवाच्य किसे कहते हैं, सेम परिभाषा बना लो। कर्ता की प्रधानता हो तो कर्तवाच्य, और कर्म की प्रधानता हो तो वहां कर्मवाच्य। तो कह सकते हैं जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो वहां कर्मवाच्य होगा। दोस्तों समझ में आ गया होगा, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। तो लिख ली होगी परिभाषा, लिख लेना। तो दोस्तों जैसे इसके उदाहरण आ जाएं, जैसे रीता के द्वारा खेल खेला गया, या रीता के द्वारा खेल खेला जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या है, वाक्य कर्म के अनुसार है। तो अब देखो इसमें कौन और किसने लगाकर प्रश्न ही नहीं बनेगा। रीता के द्वारा खेल खेला गया, किसके द्वारा, रीता के द्वारा। लेकिन दोस्तों कौन और किसने से किसके और किसने में अंतर है। तो याद रखना, मैंने वहां कौन और किसने बताई थी, मत किसके लगा दो। तो वो रीता के द्वारा। दोस्तों जहां कहीं पर भी तुम्हें ये के द्वारा शब्द दिख जाए,
जहां कहीं पर भी ये के द्वारा शब्द दिख जाए वो कर्म का बोध कराता है, याद रखना, उसमें कर्मवाच्य होता है। अगर इसमें के द्वारा शब्द ना आता आता रीता खेल खेलती है तो अपना कर्तवाच्य होता। अगर इसमें के द्वारा विभक्ति आई है तो इसमें कर्मवाच्य होगा, क्योंकि कर्म की प्रधानता का बोध हो रहा है। तो याद रखना दोस्तों, जहां कहीं पर भी ये के द्वारा शब्द दिख लिया जाए। और एक बात और, कर्म वाच्य में क्रिया हमेशा सकर्मक होती है। जिस वाक्य में सकर्मक क्रिया होगी वही उसी वाक्य में कर्मवाच्य पाया जा सकता है, लेकिन अकर्मक क्रिया के वाक्य में कभी भी कर्मवाच्य नहीं होगा। तो दोस्तों देखो, रीता के द्वारा खेल खेला गया, तो के द्वारा, जहां कहीं पर भी ये के द्वारा शब्द दिख जाए तो वहां कर्मवाच्य होगा। या फिर ऐसे आ जाता, रीता से खाना खाया गया। तो दोस्तों ये से जो है के द्वारा के लिए ही आई है, तो से के द्वारा के लिए, रीता से खाना खाया गया, तो ये से विभक्ति जो आई है ये के द्वारा की जगह आई है, रीता के द्वारा खाना खाया गया। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, उसी में जो आते हैं ऐसे कर्ण से संप्रदान के लिए, तो उनमें से के लिए के द्वारा जो शब्द दिया गया है उन्हीं के लिए बता रहा हूं मैं, कि जहां कहीं पर भी ये से विभक्ति और के द्वारा, मतलब से का अर्थ के द्वारा निकलेगा, तो उसमें भी क्या होगा, अपना कर्मवाच्य होगा। तो याद रखना, जहां कहीं पर भी ये के द्वारा या से दिख जाए, लेकिन से आने पर उसका अर्थ के द्वारा ही होगा। देखो जैसे रीता से खाना खाया गया, मतलब रीता के द्वारा खाना खाया गया। क्लियर हुआ दोस्तों? और आ जाए, गीत गाया गया, तो मित्रों गीत गाया गया, अब इस वाक्य में कौन सा है, इसमें भी कर्मवाच्य है। कैसे पहचान करेंगे? गीत गाया गया, किसी के द्वारा तो गाया ही गया होगा। क्लियर? जैसे सकर्मक क्रिया में हमने पढ़ाया था कि गीता पढ़ती है, तो कुछ तो पढ़ती होगी, तो सकर्मक क्रिया उसी तौर पर है। गीत गाया गया, किसी के द्वारा तो गाया गया होगा। पत्र लिखा गया, दोस्तों देखते रहना, पत्र लिखा गया, पत्र लिखा गया, वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्म वाच्य है। पत्र लिखा गया, किसी के द्वारा तो लिखा गया होगा, पत्र भी तो किसी के द्वारा लिखा गया होगा। रीता से खाना खाया गया, मतलब रीता के द्वारा खाना खाया गया, रीता के द्वारा खेल खेला गया, तो ये के द्वारा का ही प्रयोग हो रहा है। याद रखना, जिस वाक्य में के द्वारा दिख जाए और चाहे वहां पर ये से दिख जाए, तो से का अर्थ भी वाक्य में के द्वारा ही होगा। तो दोस्तों याद रखना, से का मतलब क्या होगा? के द्वारा ही होगा। तो दोस्तों क्लियर हो गया होगा, जहां कहीं पर भी ये से विभक्ति आए और उसका अर्थ के द्वारा हो, कहने का मतलब ये है दोस्तों, कई बार बताता हूं इसलिए तुम्हें समझ में आ जाए। जहां कहीं पर ये से विभक्ति हो और उसका अर्थ के द्वारा हो, वहां कर्मवाच्य होगा। दोस्तों एक बात और, जहां पर ना तो के द्वारा आए ना से आए, लेकिन उससे मालूम हो कि इसमें के द्वारा शब्द छिपा हुआ है, वहां पर भी कर्मवाच्य होगा। गीत गाया गया, किसके द्वारा गाया गया, मतलब के द्वारा इसमें छिपा हुआ है, किसी के द्वारा तो गाया गया होगा, तो मतलब किसी के द्वारा गाया गया है तो कर्मवाच्य है। तो दोस्तों क्लियर हो रहा है ना? पत्र लिखा गया, गीत गाया गया, किताब पढ़ी गई, खेल खेला गया, इन सभी में कर्मवाच्य है। या राम के द्वारा चावल पकाए गए, रीता के द्वारा खेल खेला गया, इत्यादि है। दोस्तों क्लियर हो गया होगा ये भी, मैं आशा करता हूं कि ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो के द्वारा या फिर से विभक्ति, देखो शॉर्ट में भी क्लियर कर लेना, जहां पर के द्वारा और से विभक्ति आए कर्मवाच्य, सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं, वहां पर कर्तवाच्य। अब आता है अपना भाववाच्य। तो दोस्तों लास्ट है ये भाववाच्य। भाववाच्य देख लो, सीधी परिभाषा उसी की तरह,
कर्ता की प्रधानता हो कर्तवाच्य, कर्म की प्रधानता हो कर्मवाच्य और भाव की प्रधानता हो तो भाववाच्य। जिस वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध हो वहां भाववाच्य होगा। दोस्तों हाँ, जैसे आ जाए तो परिभाषा लिख लेना कि जिस वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध हो वहां क्या होता है, भाववाच्य होता है। तो दोस्तों जैसे रीता से पढ़ा नहीं जाता। दोस्तों एकदम ऐसा क्लियर करा दूंगा कि बिल्कुल कहीं पर गलत नहीं होगा। शॉर्ट में जब पढ़ाऊंगा, देखो अभी शॉर्ट में बताऊंगा इनके लिए मैं। देखो रीता से पढ़ा नहीं जाता मतलब वह अपने भाव को प्रकट कर रही। इसमें से विभक्ति तो आई है लेकिन के द्वारा अर्थ नहीं है इसका। के द्वारा तो कर्मवाच्य में था। देखो रीता से पढ़ा नहीं जाता मतलब उसके भाव प्रकट हो रहे हैं। देखो अगर हम कोई नौकरी देखते हैं दोस्तों, जैसे हमने कोई नौकरी देखी, समझ लेना, जैसे हमने कोई नौकरी देखी, अगर नौकरी में लग गए तो हम कर्ता प्रधान हो जाएगा हमारा। अगर नौकरी में ना लगे तो हम क्या कहेंगे, जैसे हमने देखो 2-4 साल तैयारी की और नौकरी ना लगी तो फिर तुम थक कर क्या कहोगे, मुझसे पढ़ा नहीं जाता मतलब अपने भावों को प्रकट करोगे कि मुझसे लिखा नहीं जाता। अगर तुम गायक हो तो कहोगे कि मुझसे गाया नहीं जाता। तो दोस्तों क्लियर हो रहा है। तो याद रखना रीता से पढ़ा नहीं जाता इस वाक्य में कौन सा है, भाववाच्य है। भाववाच्य में देख लेना। और हाँ दोस्तों एक बात और, भाववाच्य के लिए कितने भी उदाहरण हो एक नोट करके लिख लेना। भाववाच्य की पहचान है वाक्य हमेशा निषेधात्मक होगा। दोस्तों वाक्य हमेशा कैसा होगा, निषेधात्मक। वाक्य हमेशा निषेधात्मक यानी कि नकारात्मक होगा। जो वाक्य नकारात्मक होगा वही भाववाच्य होगा। देखो रीता से पढ़ा नहीं जाता, नहीं शब्द आता है तो नकारात्मक, नहीं अपने भाव को बता रहा है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि मुझसे चला नहीं जाता, चला नहीं जाता। तो दोस्तों इसमें भी नहीं आई। जिस वाक्य में नहीं शब्द आए और वहां पर वो से भी आएगा उसमें और नहीं भी आएगी, याद रखना से के साथ नहीं आएगी। मुझसे चला नहीं जाता, रीता से पढ़ा नहीं जाता, राम से गाया नहीं जाता, राम से गाया नहीं जाता। तो दोस्तों याद रखना राम से गाया नहीं जाता, मीना से चला नहीं जाता, चला नहीं जाता। तो दोस्तों जहां कहीं पर भी नकारात्मक वाक्य मिले आपके लिए और उसमें से विभक्ति भी आएगी तो वहां भाववाच्य होगा। तो हम कह सकते हैं सीधी परिभाषा है। और कर्तवाच्य और भाववाच्य और कर्मवाच्य तीनों पढ़े थे। अब देखो एक नजर में इन्हें कैसे देखेंगे, पढ़ाने के लिए एक नजर में ही पढ़ लेते। देखो पहले नंबर पढ़ेंगे कर्तवाच्य। कर्तवाच्य, कर्तवाच्य पढ़ा। नंबर 2 पढ़ा कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। नंबर 3 पढ़ा भाववाच्य। तो दोस्तों एक नजर में देख लो वाक्य में। देखो सीधी सी बात है, अगर के द्वारा आए, के द्वारा या फिर से विभक्ति आए और से विभक्ति का अर्थ हो के द्वारा, के द्वारा आए या फिर से का अर्थ हो के द्वारा, तो वहां क्या होगा, कर्मवाच्य। दोस्तों क्लियर कर लेना। आप देखो अब भाववाच्य में वाक्य हमेशा निषेधात्मक होगा, निषेधात्मक यानी नकारात्मक, नकारात्मक या फिर नेगेटिव जिसे कहते हैं। अगर ये आए तो जे, अगर इनसे बच जाए, ना तो नकारात्मक हो ना के द्वारा और से विभक्ति हो, तो बचा कुचा आपका कर्तवाच्य होगा। क्लियर कर लेना यहीं से। अगर के द्वारा आए तो कर्मवाच्य, से आए उसका अर्थ हो के द्वारा तो कर्मवाच्य, भाववाच्य निषेधात्मक और नकारात्मक होते हैं।
भाव प्रकट करते हैं, और इनसे जो बचा वाक वो कर्तवाच्य होता है। क्लियर हो गया होगा दोस्तों, इनके बाद में जो बचे वो कर्तवाच्य होता है। तो दोस्तों आज मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो में 2 मिनट एक बात अवश्य सुन लें, अगर आपके लिए अपनी जिंदगी बनानी है तो दोस्तों आजकल हर लड़का के अंदर एक बात होती है, और आज मैं उसी बात को बताऊंगा। अगर लड़का उस बात को छोड़ दे तो ये मान लो वो अवश्य ही नौकरी ले लेगा। कभी भी किसी की सुंदरता पर ना मरके, सुंदरता दोस्तों, अगर किसी की सुंदरता पर ना मर के आप उसके गुण पर मरोगे तो अवश्य ही आप सफल हो जाओगे। तो दोस्तों इसलिए मैंने पंक्ति पढ़ी थी, तो उसमें लिखा था कि देख रंग रूप तू, देख रंग रूप तू सुंदर जिसे है मानता, देख रंग रूप तू सुंदर जिसे है मानता, और इसके अंदर क्या भरा यह तू नहीं जानता। अरे अस्त पिंजर दे यह, अस्त पिंजर दे यह, नस नड़ियों से है कसा, चर्म चादर से ढका है जिसमें तेरा मन बसा। दोस्तों अगर ये लड़का जो है, दोस्तों समझ लेना, ये लड़का जो है किसी लड़की को देख ले, अगर यह किसी लड़की को देख ले, अगर वह सुंदर है तो उस पर ऐसा मर मिटेगा कि ये मान लो जीवन में उसने कभी लड़की को ही नहीं देखा। तो दोस्तों आज देख लेना कि उसकी सुंदरता पर मर रहा है। अरे इसके अंदर ऐसी क्या चीज है जिसके लिए तू मर रहा है। दोस्तों देखो, जैसे मैंने बताया, देख रंग रूप तू सुंदर जिसे है मानता, इसके अंदर क्या भरा यह तू नहीं जानता। अस्थि पिंजर देह है, मतलब हड्डियों की देह है, नस नड़ियों से है कसा, नस की नलियों से कसा हुआ है, जिस तरीके से लेंटर के जाल के लिए तार से कसा जाता है, और चर्म चादर से ढका है, मतलब खाल से ढका हुआ है जिसमें तेरा मन बसा। तो दोस्तों इसीलिए कहता हूँ, सुंदरता पर ना मरकर इंसान के गुणों पर मरो, इंसान के गुण पर मरो, जब भी आप कुछ कर सकते हो। तो दोस्तों चलते हैं, अब अगली वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।